हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, आपका जो आगामी एग्ज़ाम है उत्तराखंड एसआई, उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा है 2015 का क्वेश्चन पेपर। उसके हिंदी के हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, साथ में जीके के भी 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में दिखाया है मैंने हिंदी के 100 क्वेश्चन और जीके के 75। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का सॉल्यूशन 2015 का उत्तराखंड एसआई पेपर। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपका भी एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े इससे ऊपर लेवल के आएंगे, लेकिन बेस तो सभी क्वेश्चंस का सेम रहता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो अप हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो और देखना कि आपका आंसर जो है मेरे आंसर से मैच कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनको दिया है 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग कितना होगा। गुणक यानी कि फैक्टर। तो 3 के पहले 5 फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको टेबल्स आती होंगी तो आप 5 तक इसकी टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 5 या 15 तक आप इसकी टेबल पढ़ेंगे। फिर हमसे इसका योग बोला है। योग यानी कि इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 45 निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। एक आधार के समानांतर समतल द्वारा शीर्ष से एक छोटा शंकु काटा जाता है, जिसका आयतन मूल शंकु के आयतन का 1/64वां भाग है। आधार से ऊंचाई जिस पर खंड बना है क्या होगी। तो हमको एक मूल शंकु दिया है और हमसे बोला है कि उसके आधार के, ये जो आधार होता है उसके समानांतर एक छोटा शंकु काट लिया है। अब जो मूल शंकु है उसकी जो ऊंचाई है हमको दी गई है कितनी, 60 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम बड़े वाले शंकु की हाइट कैपिटल एच मान लेंगे, जो कि कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें छोटे वाले शंकु की क्या बतानी है, हाइट बतानी है, आधार से ऊंचाई। तो छोटे शंकु का आधार ये है और यहाँ से इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी होगी, यानी कि इसकी हाइट को हम मान लेंगे स्मॉल एच। ठीक है, अब देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक अलग से जो ये हमारा शंकु कटा है उसको हम अलग निकाल लेंगे। जो ये हमारा इतना भाग आपको दिख रहा है, इसको मैं आप दूसरे कलर से दिखाती हूँ। इतने भाग को हम अलग से बना के देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसमें हमारा जो ये त्रिज्या है, जो बेस का आधार है बड़े वाले शंकु का, उसको हम कैपिटल आर ले लेंगे और जो छोटा वाला शंकु है उसके लिए हम स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल आर हमने यहाँ पे ले लिया। इसको हम त्रिभुज बन रहा है तो इसको हम एक नाम दे देंगे ABC D और E। इस प्रकार से हमने इसको अलग कर लिया। और साथ में इसकी जो हाइट है, हाइट कैसे होगी, जो छोटा वाला शंकु है उसकी हाइट होगी स्मॉल एच और जो बड़ा वाला शंकु है उसकी हाइट क्या होगी, कैपिटल एच। लेकिन अगर हमको बतानी हो इतनी हाइट, कहाँ तक, B से लेकर D तक की हाइट, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 60 माइनस एच। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले शंकु की 60 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की एच है, तो इतना भाग हमारा 60 माइनस एच हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 2 त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे थे आपको इस तरह से। अब इसमें जो ये पहले वाला छोटा वाला त्रिभुज है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। समरूप कैसे, ABC समरूप है ADE त्रिभुज के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब जो समरूपता के नियम होते हैं उसमें बोला जाता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं। साथ में जो संगत साइड्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं यानी कि किनारे होते हैं, भुजाएं होती हैं, वो भी समान होती हैं। ठीक है, और साथ में जो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो ये 3 नियम होते हैं समरूपता के। तो इसलिए मैंने आपको ये तीनों नियम बताए, क्योंकि आगे अगर आपसे हमारे एग्ज़ाम में समरूपता के से जुड़े हुआ जो सवाल आए तो उसमें आपको ये ध्यान रहे कि समरूपता के 3 नियम होते हैं, जिसमें एंगल बराबर होता है, साइड्स बराबर होती है और साथ में उसकी जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के।
तो अभी हम यहाँ पर समरूपता का जो एक नियम है साइड्स वाला, कि दोनों साइड्स बराबर होती है। संगत साइड क्या होती है, जैसे इसमें ए बी जो साइड है वो किसके बराबर होगी, ये पूरे जो ए डी है उस साइड के बराबर होगी। और इधर जो बी सी है, जो ये बेस है इसका, तो वो किसके बराबर होगा, वो डी ई बेस के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। ठीक है, ये अपॉन में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच, क्योंकि वो छोटी हाइट है। और ए डी जो है पूरी हाइट है, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एच हो जाएगी। फिर उसके बाद बी सी क्या होगी, छोटी वाली त्रिज्या यानी कि छोटा वाला आर, और डी ई बड़ी वाली त्रिज्या यानी कि बड़ा वाला आर। तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे इतनी स्पेस हो नहीं रहा कि मैं हर चीज़ लिख सकूँ। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, साथ में इसकी वैल्यू भी रख देंगे। यहाँ पे जो h है उसकी जगह पे हम 60 भी रख सकते हैं ना यहाँ पे हम, क्यों, क्योंकि 60 वैल्यू है बड़े वाले की। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो आयतन है छोटे वाले का, छोटे वाले को हम वी एस बोल सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम स्मॉल वाले का। तो वो क्या है, 1/64 गुना है किसका, बिग वाले का, तो वी बी बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आप इसको समझ लेना अच्छी तरह। यहाँ पे मैं फिर से लिख सकती हूँ, वी एस यानी कि छोटे वाले का जो वॉल्यूम है वो 1/64 भाग है किसका, बड़े वाले का, बिग वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी एस अगर हम अपॉन में वी बी ले लेंगे, यहाँ से वी बी नीचे बुला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। अब हम शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि दोनों आयतन हमारे पास हैं। तो पहले वाले के लिए आयतन क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी स्मॉल वाला आएगा, एच भी स्मॉल वाला आएगा, और अपॉन में वी बी, बिग वाले में सेम यही चीज़ें रहेंगी, लेकिन आर बड़ा वाला हो जाएगा और एच भी बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में तो 1/64 है ही, ये क्वेश्चन में ही दिया था, है ना। तो अब देखो यहाँ से कितनी चीज़ें कट रही है, 1/3 पाई कट जाएगा और इधर भी 1/3 पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/64। तो देखो अगर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करी होगी, तो वहाँ पर आपको क्या दिखा था, h/60 इक्वल टू r/r था, ऐसे था ना। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें क्या था, h/60 इक्वल टू r/r, ऐसे था। तो यहाँ पे देखो r/r, इस वाली इसमें भी आ रहा है, r/r दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे h/60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, h/60 का होल स्क्वायर, और साथ में ये h और ये h भी हमारा चल रहा है, और इक्वल टू 1/64 तो है ही हमारे साथ। इसको हम दोबारा से लिखकर अच्छी तरह लिखते हैं। ठीक है, कैसे होगा, h स्क्वायर इंटू h अपॉन 60 इसका होल स्क्वायर है, और नीचे बड़ा वाला h है, तो बड़े वाले h की जगह पे भी हम 60 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और 1/64 तो चल ही रहा है। तो h स्क्वायर और h क्या हो जाएगा, h³ हो जाएगा ना, और नीचे 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, और इंटू में 60 एक और है, 1/64 ऐसे ही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, h³ हमें निकालना है। देखो हम आते आते क्वेश्चन में h पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में छोटे वाले शंकु की हाइट चाहिए, और छोटे वाले शंकु की हाइट कितनी है, h ही है। अब देखो जो ये नीचे हमारा था, ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में था, अब ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3600 इंटू 60/64, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम जब आपस में कराएंगे, तो हमारा h³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21,60,000 अपॉन में 64 हो जाएगा। अब ये जो क्यूब होगा ना, वो इधर सॉरी, जो ये क्यूब होगा उसको हम कट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का क्यूब देख सकते हैं कि ये दोनों किसके क्यूब हैं। ठीक है, तो h³ इस तरह से, h³ यहीं पे रहेगा, और जो 21,600 हमने लिखा था वो 60 का क्यूब होता है, और नीचे 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तब अब इन दोनों का होल क्यूब मिलके h के क्यूब को काट देगा, और 60/4 आ जाएगा। 4 से हम 60 को कट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास हाइट, 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। हमने जो फर्स्ट में डायग्राम देखा था
उसमें हमने बताया था कि ये एच है यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा कैपिटल एच है। तो हमें बतानी है इतने की हाइट, ठीक है। तो हमें पता है बड़े वाले एच की हाइट 60 है और छोटे वाले एच की हाइट कितनी मिल गई हमको, 15 मिल गई। तो 60 माइनस 15 कितना होता है, 45 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ रहा है, 45। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायग्राम को अगर आपने अच्छी तरह समझा होगा, आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है तो इस वजह से इतने लेंथी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्क्रीन पे इतने अच्छी तरह से समझा नहीं पा रही हूँ। तो आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगेन ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास क्षेत्रफल वाले लेसन से है। इससे पहले वाला भी ये क्षेत्रफल वाले लेसन से ही था। क्षेत्रफल आयतन वो वाला लेसन है ये शंकु का, और ये हमें दिया है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। सभी के फॉर्मूले परिमाप के, क्षेत्रफल के और आयतन के, ये सभी याद होने चाहिए। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त यानी कि गोला, उसकी जो परिधि है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। और जो एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका परिमाप कितना होता है, 4 इंटू साइड यानी कि 4a। तो इन्होंने बोला है कि दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल में रखे हुए हैं। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे जो सर्कल होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, और जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, किसकी, आर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि त्रिज्या के बिना तो हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल ही नहीं सकते ना। तो पहले हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, देखो 2 से हम 4 को कट कर सकते हैं, कितने जा, 2 जा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आर को अगर हम इधर ही छोड़ें तो 2a बाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये हमारी त्रिज्या है, आर की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमें। तो जो वृत्त की परिधि है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और अपॉन में हमें अनुपात निकालना है यानी कि रेशियो निकालना है। तो अपॉन में रखेंगे, वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू तो फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, πr² अपॉन a²। तो पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी और आर का जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी है, 2a/π, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर है और साथ में a² दिया गया है, ठीक है, a²। तो इसको ओपन करने पे कितना आएगा, देखो पाई ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और नीचे π² भी है और इधर a² भी है। तो a² से a² कट हो जाएगा, एक पाई के स्क्वायर से एक पाई कट हो जाएगी, तो 4/π। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4/π। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया रहता 4/π तो 4/π ही आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू 22/7, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि नीचे पाई है ना तो ऊपर आ जाएगा 7। तो 4 को अब हम 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28, और नीचे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये किसकी टेबल से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4, तो 14/11। तो कितना आ जाएगा, 14:11 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। इस तरह से आपको कहीं पे भी परिधि, परिमाप इनको दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरह से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो किससे दिया है, जो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग वाला 10th क्लास में एक लेसन होता है उससे दिया है, क्योंकि एसआई में आपकी 10th क्लास की मैथ्स ही आनी होती है। तो इसलिए ये उसी क्वेश्चन से है, लेसन से है। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर छाया 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है, या फिर अगर आपसे भविष्य में अवनमन कोण वाला क्वेश्चन पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमसे बोला है एक कितने मीटर का खंबा है, 6 मीटर का खंबा है, और उसकी जो छाया है वो कितनी है, 2√3 इतने मीटर है। तो हमें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो सूरज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना। तो सूरज से ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर
ये हमारा उन्नयन कोण है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति की लैंग्वेज में। तो ये हमारा उन्नयन कोण है। अगर हमसे अवनमन पूछा होता तो हम क्या देखते, ऊपर की ओर देखते। ठीक है, और ऊपर की ओर देखते तो यहाँ पर हमारा कोण बनता। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमसे क्या पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको। आपने देखा होगा एक चीज़, त्रिकोणमिति जब आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने लाल बट्टे कक्का देखा होगा। ठीक है, एल के ऊपर क्या होता है, साइन होता है। तो एल के ऊपर हमारा साइन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉस होता है, फिर यहाँ पे टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। लेकिन अभी हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें हमें टेन थीटा चाहिए। क्यों चाहिए वो भी समझ लो। वो इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको एक परपेंडिकुलर दिया है, लंब दिया है और एक आधार दिया है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, देखो यहाँ पर ये टेन है ना, यहाँ पर टेन होता है, तो लंब बटे आधार इसी में है। तो इसी से करेंगे हम इसको सॉल्व। तो लंब कितना है हमारा, 6 मीटर है, और आधार कितना है, 2√3 मीटर है। अब टेन थीटा में 6/2√3 आया। इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से हम 3 को कट कर सकते हैं, तो कितना, 6 को कट कर सकते हैं, तो 3 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 3/√3 आएगा। इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका परिमेयकरण कर देंगे, सरलीकरण बोलते हैं जिसको। तो √3/√3, तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा कितना आ जाएगा, √3। तो आपको समझ में आया ये √3 और √3 जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो ये 3 बन जाता है। 3 से 3 कट हो जाएगा, इसलिए √3 आया है। ठीक है, यहाँ पे तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, हमें उन्नयन कोण चाहिए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो √3 है ना, वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 60 की। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, उन्नयन कोण। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रायिकता से दिया है, प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये भी 10th क्लास का एक चैप्टर है। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है। तो हमसे पूछा है कोई भी एक घटना ऐसी है जिसकी प्रायिकता बतानी है कि कौन सी नहीं हो सकती है। तो कभी भी कोई भी घटना संभावित होती है तो प्रायिकता का रूल क्या होता है, वो जो संभावित घटना है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, और 1 हो सकती है। ठीक है, 0 से बड़ी होगी, 1 हो सकती है, लेकिन 1 से भी बड़ी हो सकती है। मतलब कि 0 से तो बड़ा होना ही होना है, फिर चाहे वो 1 के बराबर हो या 1 से भी बड़ा हो। ठीक है, तो अब हमें इन ऑप्शंस में देखना है, जो भी 0 से छोटी होगी इसका मतलब वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के घटित होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 से बड़ी तो हो सकती है। कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा ही हो सकता है। तो 1/5 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, 0 पॉइंट। ठीक है, तो वो तो 0 से छोटा हो गया। 3/10 को करोगे तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में ही आ रहा है। 1/25 को करोगे तो ये तो 0 पॉइंट, ये तो बहुत ही छोटा आ रहा है। अब 5/4, 5/4 को आप अगर करते हो तो 4 1 जा 4 पॉइंट, ऐसे करके 1.2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये 1 से बड़ा है ना, 1.2, तो आंसर भी यही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी, 1 के बराबर, या फिर 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले में हमसे पूछा है कि एक ही समय पर 2 पासे फेंके जाते हैं, दोनों पासों पर अलग अलग अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। फिर से प्रोबेबिलिटी से हमसे क्वेश्चन पूछा है, पासे वाला क्वेश्चन पूछा है, डाइस वाला। ठीक है, इसमें बोला है एक समय पर 2 पासे फेंके जा रहे हैं। तो देखो हर पासे में कितने बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बॉक्स इसमें है और 6 बॉक्स दूसरे पासे में भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों पासों पर अलग अलग नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। अलग अलग का मतलब है एक के साथ एक नहीं आना, 2 के साथ 2 नहीं आना, 3 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5 और 6 के साथ 6, मतलब अलग अलग आने हैं। तो इसमें पहले हमें टोटल संभावनाएं पता करनी होगी कि कितनी आती है। तो कभी भी 6 पासे वाली जो 6 अंक वाला पासा है, इसको अगर हम 2 को साथ में फेंकेंगे तो हमारी जो टोटल संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी, टोटल 36 होंगी। कैसे होंगी, तो देखो 6 ऊपर नंबर है, 6 नीचे नंबर है। अब 2 बार फेंकना है दोनों को, मतलब सॉरी 1 बार फेंकना है दोनों को साथ में, तो इसकी 36 संभावनाएं कैसे बन रही है,
क्योंकि एक के साथ देखो पहली बार फेंका तो एक के साथ हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आए। तो ये कितनी संभावना बन रही है? 6 बन रही है। तो ऐसी सब में 6 6 6 6 करके कितनी हो जाएगी? 6 × 6 कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो टोटल संभावना कितनी है? 36 अंक आने की टोटल संभावनाएं है। तो ये तो है कि कोई सी भी आ जाए उसकी टोटल संभावना है, लेकिन हमें बताना है कि अलग अलग अंक आने की प्रायिकता। तो इसमें से हमें जो सेम अंक आएंगे ना, उन प्रायिकताओं को माइनस कर देना पड़ेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर जो ये नंबर मैंने लिखे हैं ना, वो कैसे लिख रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो एक के साथ एक आने की प्रायिकता, 2 के साथ 2 आने की, 3 के साथ 3 आने की। तो ये टोटल प्रायिकताएं कितनी हो गई? 6। सेम सेम आने की तो 6 ही प्रायिकताएं होंगी ना, क्योंकि एक के साथ एक आ रहा है तो एक प्रायिकता, 2 के साथ 2 आ रहा है 2 प्रायिकता, 3 के साथ 3 आ रहा है, 4 के साथ 4 आ रहा है, 5 के साथ 5 आ रहा है और 6 के साथ 6 आ रहा है। तो ये कितनी प्रायिकताएं टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 प्रायिकताएं टोटल। हमको पता है 36 प्रायिकता होती है, संभावना होती है। उसमें से हमें 6 हटा देनी है। कौन कौन सी? जो साथ साथ आने वाली है। तो हमारे पास बची कितनी? 30 प्रायिकताएं बच गई। तो पता चल गया है हमको कि जो प्रायिकता है उसमें टोटल प्रायिकता कितनी है? 36। और अभी जो हमने जो संभावनाएं हमारे पास कितनी है? वो 30 की संभावना है। ठीक है, 30 की संभावना है। क्या? अलग अलग आने वाली संभावनाएं 30 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। तो कितनी संभावनाएं बन गई? 5/6। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5/6। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिपीट के देख सकते हैं कि जो पासे होते हैं ना, उसकी जो टोटल संभावना होगी वो 36 होगी, क्योंकि 6 6 हैं दोनों में, और 6 और 6 को मल्टीप्लाई कराओ आप, 36 बनेगा। और हमें सेम सेम वाले तो लेने ही नहीं है, मतलब 1 1 2 2 वाले तो लेने ही नहीं है। तो इनकी भी 6 प्रायिकता बन रही है। तो हमने 36 में से माइनस कर दिया कितना? 6, और हमारे पास आ गया 30। अब जो प्रायिकता का रूल होता है वो क्या बोलता है कि टोटल वाले को नीचे रखो और जो अभी हमारे पास संभावना है उसको ऊपर रखो और उन दोनों को डिवाइड कर दो और आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो ये है सीधा सा सवाल। अगला फिर से प्रायिकता से, ये प्रायिकता से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। इसमें बोला है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, अधिकतम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है? अधिकतम हेड आने की प्रायिकता कितनी है पूछा है। तो देखो पहली बार में हो सकता है हेड और हेड आ जाए, दूसरी बार में हो सकता है हेड और टेल आ जाए। ठीक है, 2 बार उछालना है ना, हो सकता है कि टेल के साथ हेड आ जाए और हो सकता है टेल के साथ टेल ही आ जाए। तो हमसे अधिकतम हेड आने की प्रायिकता पूछी, तो अधिकतम कितने में आ रही है? 1 2 3। 3 लोगों में, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 3 बारी में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। 3 संभावनाएं हमारे पास है हेड आने की। तो टोटल संभावनाएं कितनी है इसमें? टोटल कितनी है कैसे गिनोगे? 1 2 3 4, 4 टोटल संभावनाएं हैं। यही प्रायिकता का नियम है। PE = नीचे वाली टोटल होती है और ऊपर वाली आधी वाली होती है। तो हेड आने की कितनी है? 1 2 3 प्रायिकताएं हैं, 3 संभावनाएं, तो 3/4 है ऐसा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या को 12 से बढ़ाए जाने पर अपने व्युत्क्रम का 1/60 गुना हो जाती है, संख्या बताइए। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है? एक इक्वेशन बनानी होती है। जो ये कह रहे हैं ना उसी को भाषा में लिखना होता है। आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये भाषा को समीकरण बनाना। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या बोला है? एक प्राकृतिक संख्या है जो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो वो क्या होगी? x होगी। ठीक है, और उसमें हमें 12 बढ़ाना है। फिर बढ़ाने के बाद अपने व्युत्क्रम का 1/160 गुना हो जाती है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 1/x अपना उल्टा हो रहा है ना, तो कितनी हो जाती है? 1/160 गुना हो जाती है। तो ये बन गई हमारी एक समीकरण। तो ये हमारी एक तरह से द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम इस समीकरण को यहाँ से लेके यहाँ पे करके द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा तरीका हम नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहेगा। हम ऑप्शन से देख लेंगे। ठीक है, हमें पूरी समीकरण पता है, हम ऑप्शन भी तो लगा सकते हैं ना। एक्स की जगह पर, क्योंकि हमारे आंसर एक्स की जगह पे ये चारों में से कोई एक आंसर आना है। पहला ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह पे 8 रखते हैं और उसमें 12 प्लस कर देते हैं, तो क्या हमारा 1/8 इंटू 160, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आंसर तो यही है ना। 12 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 8 2 जा कितना होता है? 16। तो पहले ही ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया है।
ठीक है, 20-20 हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही है। वैसे हम उस द्विघात समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका तो यहीं से हमें दिख जा रहा है, इतना ईजी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच आने वाले पूर्णांकों जो 9 के द्वारा विभाज्य हैं उनका हमें योग प्राप्त करना है। तो देखो ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी वाला है। इस तरह के क्वेश्चन में हमको पहले एक श्रेणी बनानी होती है और फिर जाके उसमें से सॉल्व करना होता है। तो 100 और 200 के बीच में क्या बोले हैं, आने वाले पूर्णांकों में जो 9 के द्वारा विभाजित हो जाती है उनका योग प्राप्त करना है। तो जो 9 से विभाजित होती हैं उनके लिए जो रूल होता है ना, मतलब जिन अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो हाँ, तो मतलब कि संख्या के अगर अंकों का योग 9 आ रहा है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी कि वो 9 से डिवाइड हो सकती है। ये रूल है 9 का। पहले 100 से 200 के बीच में देखना है, तो इसका मतलब 100 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका योग 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, 108। तो देखो 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, और 9 तो 9 से पूरा कट जाता है। तो इसलिए पहला जो अंक है वो हमें मिल गया है 100 के बाद का। दूसरा कौन सा आ जाएगा, 117 आ जाएगा। देखो 7 8 9 9 बन रहा है ना, तो ये भी 9 से डिवाइड है। आगे हम नहीं सोचेंगे इतना ज़्यादा, अब हम 200 से स्टार्ट करेंगे, 200 से पीछे आएंगे। तो 200 तो नहीं हो पाएगा, 199 हो जाएगा। 9 9 18 और 1 19 नहीं कटेगा, तो 198 कट जाएगा। कैसे, 9 और 9 18, ये 18 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 9 2 जा 18 करके हो जाता है। तो ये देखो हमारे पास ये क्या बन गई है, ये एपी बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 198 कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि हमें जो ये नंबर हैं वो मिल जाएंगे तभी तो हम इसका योग कर पाएंगे कि ये कितने नंबर हैं, है ना, कितने नंबर हो रहे हैं 100 से 200 के बीच में 9 से विभाज्य होने वाले कितने नंबर मिल रहे हैं। तो हमें एन निकालना है, तो उसके लिए हमें ए एन वाला फॉर्मूला लगाना होगा एपी में। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इजी है, लेकिन आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे ना आपके पेपर के लिए भी। तो a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ से निकालेंगे। ए एन हमारे पास कितना है, 198। ए हमारे पास कितना है, पहला पद 108 है। एन हमें निकालना है, और डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है दूसरे और पहले वाले के बीच का। 117 और 108 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 198 में से माइनस करेंगे हम कितना, 108, ये माइनस में आ जाएगा, और इधर n-1 इंटू में 9 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा, 90/9 इक्वल टू n-1। तो 9 से हम 90 को काटेंगे, कितने जा, 10 जा, और n-1 का इधर +1 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो n का कितना हो जाएगा, 11 हमारा वैल्यू आ रही है। n तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें इसका योग चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। नंबर चाहिए होता तो हमारा 11 ही आंसर हो जाता, लेकिन योग चाहिए। तो योग का भी एक अलग से फॉर्मूला होता है। अब हम उसका योग वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, n/2 a + अंतिम पद l। ठीक है, तो Sn बराबर 11 तो हमें पता चल गया, n 2 a हमारा कितना था, 108। ठीक है, कॉपी में अगर आप नोट करते जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्लस l मतलब कि लास्ट वाला पद 198। तो अब क्या करेंगे हम, 108 में 198 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 306, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 153 जा, ये डिवाइड हो जाएगा, और 153 में 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1683। तो ऐसा हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से तय करती है और 72 किलोमीटर की दूरी उसके मूल औसत गति से तय करती है। यदि कुल यात्रा 3 घंटे में पूरी हो जाती है तो रेलगाड़ी की मूल औसत गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसकी
इक्वेशन बना के। इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 63 किलो, इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि एक जो रेलगाड़ी है वो 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से तय करती है और फिर वो 72 किलोमीटर की दूरी भी उस औसत गति से दूर करती है, ठीक है, मूल गति से। और इन दोनों ही जो यात्राएं हैं उन दोनों को पूरा करने में उसको टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। तो अब हमें रेलगाड़ी की जो मूल औसत गति है वो बतानी है कितनी होगी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अब इसको हम सबसे पहले तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो चाल मान लो हमारी x है और दूरी हमको दी गई है कितनी, 63 किलोमीटर, ठीक है। और जो दूसरी वाली है उसमें यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। जो 72 किलोमीटर की दूरी है ना वो अब उसने अपनी पहली वाली गति से 6 किलोमीटर ज़्यादा लेकर तय करी है, ठीक है। यानी कि x + 6 = 72 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों जो यात्राएं हैं उनको पूरा करने में कितना समय लगा है, 3 घंटे का समय लगाया हुआ है, ठीक है। 3 घंटों का समय लगाया है। पहली वाली को हमने x लिया, वो 63 किलोमीटर पहली वाली चाल, x + 6 दूसरी वाली चाल है क्योंकि 6 किलोमीटर अधिक औसत गति से वो 72 किलोमीटर यात्रा तय करती है और दोनों यात्राएं 3 घंटे में पूरी होती है। तो यहाँ से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय करके आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इसमें चाल क्या होगी, सबसे पहले वाले के लिए 63 होगी और इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, दूरी और नीचे चाल, ठीक है। समय हमें दोनों का नहीं पता ना अलग अलग से। और इसमें हमारी जो दूरी है ऊपर 72 है और x + 6 क्या है हमारे पास, चाल है। और इन दोनों में ही जो समय लगा है वो कितना लगा हुआ है, 3 घंटा लगा हुआ है। तो ऐसे हम इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो x का मान आएगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो देखो, तो पहली जो यात्रा थी वो 3 किलोमीटर थी और जो दूसरी यात्रा थी वो 72 किलोमीटर थी। दोनों ही यात्राओं में कितने किलोमीटर का अंतर है, 9 किलोमीटर का अंतर है दोनों ही यात्राओं में। तो जो दूसरी वाली इनकी स्पीड थी 6 किलोमीटर अधिक बढ़ा के, मतलब 6 km/h की स्पीड में ये गए थे। कितना गए थे, एक्स्ट्रा 9 किलोमीटर गए हैं ना। तो अब देखो इन दोनों को अगर हमें मल्टीप्लाई कर दे किससे, 21 से, दोनों को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो कैसे होगा ये सॉल्व, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर और इधर कितना आ जाएगा 63 km/h, इधर 42 km/h। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 42 km/h। ये आपका जो ऑप्शन सी है ना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी देखते हो 2 km/h की स्पीड से 3 किलोमीटर चले हैं और अगर दोनों तरफ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 24 की 24, तो यहाँ पर ये किससे 24 2 जा कितना हो जाएगा 48 km/h और इधर हो जाएगा 72 km/h। तो जो पहले आया था वो 42 था और अब जो आया 48 है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों के बीच में, 6 km/h का डिफरेंस हो रहा है और वही तो हमको चाहिए। 72 और 63 के बीच में हमें 6 km/h का डिफरेंस चाहिए था। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, जो 42 km/h इसका आंसर आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसको दोबारा से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 236 है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों को बताइए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 लगातार धन पूर्णांक बोले, 11 और 13 ये सभी लगातार वाले ही हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों में वर्गों का योग 290 किसका है। तो पहले 11 का वर्ग कर लेते हैं, वर्ग यानी कि 11 की 11 से मल्टीप्लाई, तो 121 और 13 का कितना होता है 169 होता है। अब इन दोनों को प्लस करो तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 7 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 290 आंसर पहले ही ऑप्शन से मिल गया हमको, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें ये फॉर्मूला दिया है और हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा खोल के। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहले से ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसमें a + b और a - b जो दिया है वो किसका फॉर्मूला होता है, a²
माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अरे चल क्यों नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड टर्म में जो है उसको हम बिल्कुल ही सेम ऐसे ही उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो लास्ट वाले में ए की पावर 4 बी की पावर 4 उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर उसके बाद जो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ये भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर उसके बाद जो पीछे वाला है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई, इतना सॉल्व हमने कर लिया है। अब देखो ये फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये डबल स्क्वायर होंगे ना यहाँ पर, क्योंकि इनका पहले से स्क्वायर था और हमने फिर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला बनाया, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और इधर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब जो ये ए स्क्वायर है वो पहले से ही 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर होना है, और माइनस बी की पावर 4 का भी स्क्वायर होना है। तो 4 का स्क्वायर मतलब कि जब पावर में हम किसी का स्क्वायर कुछ भी, मतलब पावर के ऊपर पावर चढ़ाते हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की पावर 4 का स्क्वायर और यहाँ पे बी की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 8 हो जाएगा, और इधर बी की पावर 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। ऐसे सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं। 10 व्यक्ति 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं, और 2 व्यक्ति अगर काम छोड़ के चले जाएं, ठीक है, 2 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाएं तो 3 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो 2 व्यक्ति जो काम छोड़ के जा रहे हैं ना, तो उन्हीं का काम हमको पता करना है, वो काम करते कितना थे। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा, एक व्यक्ति का काम निकालेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो 2 व्यक्ति जो हाँ, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक लोग कितने पेड़ काटते थे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक लोग 2 घंटे में, अरे एक लोग 2 घंटे में कितने पेड़ काटते थे। कितने पेड़ काटते थे, 15 को डिवाइड करेंगे ना 10 से, तब कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 लिख देते हैं, 1.5 पेड़। अब जो एक लोग हैं वो 1 घंटे में कितने पेड़ काट रहे हैं, तो 1 घंटे का निकालना है, तो 2 घंटे का हमको दे रखा है, 1 घंटे का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 1.5 का भी आधा कर देंगे, और 1.5 का आधा कितना होगा, 0.5 होगा, है इतना ही होगा, नहीं 0.75 होगा। तो एक लोग का समझ में आ गया, एक लोग 1 घंटे में 0.75 पेड़ काटते हैं। तो अब हमें कितने लोगों का निकालना है, 8 लोगों का निकालना है, क्योंकि 2 लोग पहले से काम छोड़ के भाग गए हैं, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 लोगों का काम निकालना है, 8 लोग कितने कर सकते हैं। तो एक लोग 0.75 पेड़ काट सकता है, तो हम 8 लोगों का बताना है कितना काटेगा, तो हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, आंसर आ जाएगा 6 पेड़। ठीक है ना, अब 8 लोग 6 पेड़ काटते हैं 1 घंटे में, लेकिन हमको तो 3 घंटे का चाहिए ना, क्योंकि 3 घंटे में काम पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन देखो 3 घंटे में पूछा है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 पेड़। ठीक है, तो 3 घंटे में वो 8 लोग 3 घंटे में 18 पेड़ काटते हैं। ऑप्शन बी कहाँ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे 2 संख्याओं का महत्तम 12 दिया है और उसका अंतर बता रखा है 12 है, और वो संख्या कितनी है हमको बतानी है। तो HCF कितना दे रखा है, महत्तम समापवर्ती कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और वो 2 संख्याएं हमको नहीं पता है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अंतर जरूर पता है। तो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है अंतर भी, और बताना है कि वो संख्या कौन सी है। सीधे सीधे हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसे हैं जो 12 से कट जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि HCF हमारा 12 है, 12 से कट जाने चाहिए। तो देखो पहला वाला बिल्कुल 12 से नहीं कट रहा, दूसरा वाला कट रहा है, नहीं कट रहा है, तीसरा वाला कट रहा है, नहीं कट रहा, चौथा वाला देखो फिर 12 7 जा 84 होता है, और 12 8 जा 96 होता है। तो सही तो है, और हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नितिन तथा अश्विन के बीच 90 टिकटों को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि टिकटों का अनुपात 5:4 हो जाए। इसको ऐसे देख लो, तो देखो
अश्विन और जो नितिन है उनके पहले टिकट लिख लेते हैं। नितिन के पास 2 हैं और अश्विन के पास 3 हैं, ठीक है। और टोटल टिकट कितने हैं, ये 90 हैं, ठीक है। टोटल 90 हैं, उनको अलग से रख देंगे। तो अब हमें 90 को 2:3 में तोड़ना है। मतलब 90 को ऐसे तोड़ो कि उसका जो 2:3 बन जाए। कैसे बनाओगे, तो देखो 36 इसमें आ जाएंगे, 54 इसमें आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ के 90 आता है, ठीक है ना। दोनों में बांट दिए मैंने, इसके पास 36, उसके पास 54। अब हमसे बोला है कि जो अश्विन है वो नितिन को कितने टिकट दे दे कि 5:4 बन जाए। तो ये अश्विन जिसके पास ज़्यादा टिकट है ना, वो इसको कितने टिकट दे देगा। और तो ऑप्शन है ना हमारे पास, ऑप्शन में से करके देखो। 54 में से अगर आप 7 टिकट दे देते हो नितिन को, तो क्या 5:4 बन रहा है? करके देखो, नहीं बन रहा। 14 देते हो तो क्या बनेगा, देखो अगर 54 में से 14 36 के पास आ जाएगा तो 36 तो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा, है ना। 14 आ रहे हैं ना उसके पास, सॉरी अनुपात है, हाँ अनुपात। और 54 में से अगर 14 हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो इधर 40 बन जा रहा है। तो आ रहा है ना 10 पंजे 50, 10 चक्को 40। तो 5:4 का अनुपात आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, 14 टिकट जब अश्विन अपने पास से नितिन को दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बड़ा है 0 से, क्या है, ए बड़ा है 0 से, निम्न 4 संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ए 0 से, नहीं ए 0 से बड़ा नहीं है, ए तो 0 से छोटा है। 0 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, तो -1 ही मान लेते हैं ना। 0 से जस्ट छोटा तो -1 ही होता है ना। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है बोला है, तो ए को तो हमने -1 मान ही लिया है। 2a को क्या मान लेंगे फिर हम, -2, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगी। और -1 की 4 से होगी तो ये क्या बन जाएगा, -4। और 8 की होगी तो -8। तो अब हमें बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इन चारों में से, बताओ। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन ए में ए ही होगी, क्योंकि माइनस में जितना ज़्यादा आप बड़ा करते रहोगे वो उतना ज़्यादा छोटा होते रहेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये साइन को ध्यान में रखना, ए छोटा है 0 से। अगला क्वेश्चन है, 10 और 100 के बीच में कितनी समस्याएं हैं जिनमें अंक 5, समस्या नहीं यहाँ पे संख्या होना चाहिए था, जिनमें 5 आता है। 1 से 10 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 100 के बीच, सॉरी 10 से 100 के बीच में कितने नंबर होते हैं जिसमें 5 अंक आता है। तो 10 से ज़्यादा है तो 15 से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। 10 से ज़्यादा है तो 15, 25, 35, 45, 55 को रहने दोगे, 50 वाली लाइन में गिनेंगे उसको, 65, फिर 75, 85 और 95। और साथ में ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर तो हमें इन लाइनों से पता चल गए। कितने नंबर, 8 नंबर। और एक जो लाइन होती है ना 51 वाली लाइन, 51 से लेकर कहाँ तक, 59 तक। तो 51 से लेकर 59 तक कितने लोग आएंगे, देखो एक 5 पे आएगा, 51, 52, 53, 54 और 55 वाले में 2 5 आएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हो रहे हैं, 11। तो 11 + 8 कितना होता है, 19 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, यदि 5 पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक है तो 5 गुणांकों में से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। तो कोई भी पूर्णांक ले लेना है हमको कि वो 5 नंबर हैं। जैसे मान लो 1 1 1 1 1, ये 5 नंबर हैं। इनमें अगर इनका जो टोटल जो आंसर आ रहा है ना वो माइनस में आ रहा है, तो हमें बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऋणात्मक नंबर हम माइनस हम कितने लगा सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो जो माइनस की संख्या होगी ना वो आपकी विषम में होगी, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो माइनस 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 5 माइनस अगर हम पाँचों संख्याओं में लगा देते हैं तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा, विषम जो होगा वो विषम में ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम -5 लगा दें तो हमारा माइनस में आंसर आना है। लेकिन अगर हमें यहाँ से ना न्यूनतम पूछी होती संख्या की सबसे कम हम कितना माइनस लगाएं, तो 1 लगाते, मतलब एक ही जन पे माइनस लगा लेते, क्योंकि एक नंबर भी विषम ही होता है ना।
तो इसलिए हमारा आंसर विषम आ जाता है। तो इसको सोच लो भाई। तो ऑप्शन नंबर 5 इसमें सॉरी सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पूर्णांकों में से किसके सबसे अधिक भाजक हैं। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा भाजक किसके हैं। तो हमें जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, सबसे ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे उसी के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। फैक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम कर सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से 1 7 6 लिखो और उसको एलसीएम करते जाओ। 2 8 जा 16, सॉरी 8 8 जा, फिर 2 4 4 2 2 2 और 2 11 और 11 1 ऐसे। तो इसके ये फैक्टर्स आ गए, इतने सारे फैक्टर इसके आ गए। तो इसके जो फैक्टर ना हम उसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर कितना 4, अरे 2 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 1, ये इसका भाजक आ गया। अब जो भाजक हमें पता लगाने होते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, जो पावर होती है उनमें एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसकी 4 पावर है तो इसमें 1 + 5 करा, और इसकी 1 पावर है तो इसमें 1 + 2 करा। तो ये हो गया 5 2 जा 10, यानी कि इसके कितने भाजक हैं, 176 के 10 भाजक हैं। इसी प्रकार से आप सभी का एलसीएम करोगे, उनकी पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दोगे और उनके भाजक निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सभी का करके देखोगे, 182 का करोगे तो, क्योंकि देखो ये दोनों तो पहले से ही छोटे नंबर है तो इनके भाजक भी क्या ही ज़्यादा आएंगे, सबसे ज़्यादा इन्हीं के आएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो देख लेते हैं। 182 का अगर हम करते हैं तो 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, फिर उसके बाद ये 91 हो गया, तो 13 7 जा और 7 1 जा। तो देखो 2 की पावर भी 1 आ रहा है, 13 की पावर भी 1 आ रहा है और 7 की पावर भी 1 आ रहा है। तो इन सब में 1 1 प्लस करेंगे तो 2 2 2 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ रहा है। जबकि पहले वाले के जो भाजक थे वो कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे। तो आंसर भी हमारा पहले वाला ही होगा, 176 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है, 1 से लेकर 1000 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी, नंबर्स बताने कितने होंगे। तो कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझ जाया करो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और इसमें एपी हमको बनानी ही पड़ती है। तो 1 से लेकर 1000 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 1 से अगर हम चलेंगे तो 5 ही सबसे पहली वो संख्या होगी, फिर उसके बाद 10 ऐसे करके होगी। फिर अगर हम 1000 से इधर को आके देखेंगे और 1000 की तरफ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें 995 मिलेगा। तो इस तरह से ये एक एपी बन जाएगी जिसमें फर्स्ट टर्म ए 5 होगा, इन दोनों का अंतर डी 5 होगा और सबसे लास्ट टर्म 995 होगा। ठीक है, इसमें वैसे लास्ट टर्म की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो सिर्फ संख्या निकालनी है, मतलब एन निकालना है। और एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमारे पास दिया ही है कितना, 995। ठीक है, और ए कितना है 5, एन हमें निकालना है और डी हमें 5 पता है, अंतर होता है 5। तो 995 में अगर हम इधर 5, इस वाले 5 को इधर लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 990 बन जाएगा। और इधर n-1 हमारे पास है। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई में इधर इसको डिवाइड में भेज देंगे। तो 5 से अगर हम 990 को भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 198 बराबर n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर प्लस में जाएगा तो 199 आ जाएगी ना। तो कितना आंसर हो रहा है, 199, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को ना हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि समझाते समझाते करना पड़ रहा है तो देर लगी जा रही है। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कितना, 245, क्वेश्चन नंबर 245 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसकी पार्ट 2 वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगी, तब तक आप इसको सॉल्व करें और देखें किस प्रकार से इसके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।